यूपी आर ओ की सीरीज हमारी चल रही है PYQ की। इसमें हम सामान्य हिंदी का देख रहे हैं और सामान्य हिंदी का 2021 का हल प्रश्न पत्र हमने पूरा देख लिया है। अब हमारा जो 2016 का चल रहा है, जो री एग्ज़ाम हुआ था 2016 में कैंसिल होने के बाद, तो उसके हमने 15 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम शुरू नेक्स्ट जो अगले पार्ट से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इसमें से तत्सम शब्द हमें बताना है दही, गयंद, जीर्ण और गाहक। तो जो तत्सम शब्द है वो है आपका जीर्ण। निम्नलिखित शब्दों में जीर्ण तत्सम शब्द है। जीर्ण का जो तद्भव होता है वो होता है झीना यानी पुराना, और गयंद का जो अर्थ होता है वो होता है हाथी। दही और गाहक तद्भव शब्द हैं। इनका तत्सम शब्द होता है, यानी अगर पूछा जाए दही का तत्सम शब्द क्या है तो दधी, और गाहक का तत्सम होगा ग्राहक। अगला प्रश्न है अगहन। अगहन तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? तो अगहन का तत्सम रूप है अग्रहायण। ठीक है, अग्रहायण। तो अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा बताई गई है कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तो ये जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में जब ले लिया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अभी तत्सम था, अब तद्भव। तो कौन सा तद्भव है? चतुर्दश, चतुर्थ, चौदह और चतवारी। तो ये 14 जो है वो तद्भव है। जो तद्भव शब्द किसे बोलते हैं? तो जो संस्कृत के शब्द विभिन्न विकार और ध्वनि परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम हमने देखा कि ज्यों के तो प्रयोग में ले लिए जाएं संस्कृत के शब्द, और जो तद्भव होते हैं जो जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है तो उन्हें बोलते हैं तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये जो तद्भव है वो 14 है। ये पहले भी 2021 में भी आया था। ठीक है, सेम यही था 14 वाला। उस समय इसका 14 का चतुर्थ पूछ लिया था, मतलब 14 नहीं था, चतुर्थ था वो। ठीक है, चतुर्थ था और उसमें चतुर्थ पूछा था कौन सा शब्द है। अब इसमें चौथा पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आभ्यंतर इसका तद्भव शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द अंदर, भीतर, बाहर और गहरा। आभ्यंतर का तद्भव शब्द होता है भीतर। ठीक है, भीतर है। गहरा का तत्भव है गंभीर, और बाहर का तत्सम होता है बहिर। तो ये सारे तत्सम और तद्भव भी आपको याद रखने हैं। अब करपट का तद्भव शब्द है। तो जो करपट है उसका क्या होगा तद्भव रूप? तो वो होगा आपका कपड़ा। करपट का क्या होता है? कपड़ा। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। कपूर, कर्पूर का तद्भव है कपट, मतलब धोखा। कारपेट असंगत शब्द है। अगला प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो ये कई तरह के विशेषण होते हैं। पहला है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिसमें परिमाण दे रखा होता है बहुत, ठीक है, लेकिन ये अनिश्चित है, इसलिए ये कौन सा हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ बहुत शब्द किसी निश्चित परिमाण को नहीं बता पा रहा है। निश्चित जो अगर निश्चित बता देता तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाया जाता। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण हैं थोड़ा, अधिक, कुछ। अब जिन वस्तुओं को मापा या तौला जाता है उनके साथ परिमाणवाचक तथा जिनकी गणना की जाती है उनके साथ संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिसको तौला या मापा जा सकता है उसको क्या बोला जाएगा? परिमाणवाचक, और जिसकी गणना की जा सकती है उसे बोला जाता है संख्यावाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो जो गुण को दिखाता है वो विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसमें किसी गुण को दिखाया जा रहा होगा। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो नटखट बालक कैसा? नटखट है। सेकंड देखते हैं, वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहाँ पर जो बालक है, बालक के साथ एक विशेषण का यूज हो रहा है जो कि गुण का दिखा रहा है, नटखट बालक।
वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। सतीश चंचल बालक है। ठीक है, तो इसमें जो चंचल है, चंचल शब्द है, तो ये चंचल बालक है। वैसे ही जो अभी हमने ऊपर देखा बालक वाला, पहले नटखट था, अब यहाँ पर चंचल है, तो इससे पता चल गया होगा गुणवाचक विशेषण है, गुण दिखाया जा रहा है। तो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल गुणवाचक विशेषण है। चंचल शब्द यहाँ सतीश का गुण बता रहा है, अतः यह गुणवाचक विशेषण है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है सार्वनामिक। अगला प्रश्न देखते हैं। मानसिक, ये विशेषण किस मूल शब्द से बना है? जो मानसिक विशेषण है वो किस मूल शब्द से बना है ये बताया जाना है। तो मान से, मनस से, मानस से और मनीष से। वैसे ये मनस से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसे। मानसिक विशेषण मनस मूल शब्द से बना है। आयोग ने इसका उत्तर मानस माना है, यानी सेकंड माना है आयोग ने। अब मानसिक में एक प्रत्यय एवं मनस मूल शब्द है। एक जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो होता है जो पीछे लगता है, किसी भी शब्द के मूल शब्द के पीछे लगता है, उसे प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग वो होता है जो कि शब्द के आगे लगता है। ये वही हैं जो आपने पढ़े होंगे, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये वही है, उसका हिंदी में है। और ये प्रत्यय उपसर्ग का वो इंग्लिश में होता है। तो मनस जो होता है वो मूल शब्द है, और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? एक प्रत्यय लगा है। तो एक प्रत्यय जिस शब्द में लगता है उसके पहले अक्षर को या तो दीर्घ कर दिया जाता है अथवा वृद्धि कर दिया, यानी बड़ा कर दिया जाता है। जैसे शब्द और एक लगाएंगे तो शाब्दिक हो जाएगा, यानी पहला जो शब्द है श को शा बना दिए, शाब्दिक। और दिन जमा एक दैनिक, धर्म जमा एक धार्मिक। ऐसे ही यहाँ पर है मान, मानस जमा एक मानसिक। अगला प्रश्न है चारित्रिक विशेषण। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? इसमें भी मूल शब्द पूछा गया है। तो अभी हम जैसे हमने देखा चारित्रिक, तो चरित्र, चरित्र इसका मूल शब्द है। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द चरित्र है। चरित्र शब्द में एक प्रत्यय लगाने से विशेषण चारित्रिक बना है। एक प्रत्यय युक्त कुछ विशेषण जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, धर्म जमा एक धार्मिक, मुख जमा एक मौखिक, अस्त जमा एक आर्थिक। अगला प्रश्न है मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। तो सही पर्यायवाची हमें ढूंढना है यहाँ पर। मीमांसा का स्वरूप ये नहीं होता, सुविज्ञता, समालोचन और निष्क्रिय। तो मीमांसा का होता है समालोचन। ठीक है, समालोचन होता है, कहते हैं ना मीमांसा कीजिए, समालोचना कीजिए, ये वही है। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द समालोचन है। इनके अन्य पर्याय हैं जैसे समीक्षा करना, आलोचना करना, विवेचना, निरूपण, ये सारे होते हैं। समालोचना वगैरह जैसे कि मेंस में जो प्रश्न आते हैं वो उसमें पूछा जाता है, समालोचना कीजिए, मीमांसा बताइए, इसकी मीमांसा कीजिए, तो ऐसे ही इसका आपको पता लगा सकते थे। अगला प्रश्न है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। ये पहले भी पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द है चमक नहीं होता, सौदामिनी, प्रकाश, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका होता है सौदामिनी। ये पहले भी पूछा गया है। तो दिए गए शब्दों में बिजली का पर्यायवाची शब्द सौदामिनी है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं विद्युत, तंडित, चपला, दामिनी। चमक का पर्यायवाची है, चमक जो होता है उसका होता है आभा, दीप्ति, द्युति, कांति, जगमगाहट। और प्रकाश का पर्यायवाची होता है आलोक, रोशनी, उजाला, ज्योति। यह सभी के आपने नाम देखे होंगे लड़कों और लड़कियों के। ठीक है, तो ये भी देखा होगा आभा। और जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है आभा, ये वही है। ठीक है, आभा का मतलब होता है चमक, यानी जो भी बच्चे यहाँ से पढ़े हैं वो चमकते हुए निकले, इसलिए मैंने ये आभा नाम रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ पर देखो नहीं पूछा गया है, कौन कौन सा नहीं है। तो रमा होता है, इंदिरा भी होता है, कमला भी होता है लक्ष्मी का, भारती नहीं होता। तो भारती लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भारती सरस्वती का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के जो पर्याय हैं वो है रमा, इंदिरा, कमला, विष्णुप्रिया, कमलासना और श्री। ये सारे हैं इसलिए बोलते हैं श्री लक्ष्मी। और सरस्वती के पर्याय हैं भारती, वागेश्वरी, वीणावादिनी, वाचा, विद्या देवी। ये सारे सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? फिर से यहाँ से नहीं पूछा गया है। तो वस्त्र होता है, सभी को पता है।
पटसन भी होता है और वसन ये भी होता है। वासन, वासन नहीं होता, ठीक है। तो वासन शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। वस्त्र, पट, वसन और कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो वसन होता है, वासन नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान देना, एक जैसा कंफ्यूज करने के लिए बनाया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है हमारा 10 मिनट की सीरीज में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? फिर से नहीं पूछा गया है। तो जलधर होता है क्योंकि इसमें जल होता है, जलधर। पयोधर भी होता है और वारिधर होता है। कौन सा नहीं होता? दामोदर नहीं होता, दामोदर। तो दामोदर शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं पयोधर, जलधर, वारिधर, धराधर, वारिद, बादल, जीमूत, नीरद। ये सारे मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं। दामोदर का शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है दामोदर होता है, जिसका पर्यायवाची होता है जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वभम, विशंभर और मुकुंद, नारायण, केशव, माधव, चतुर्भुज। ये सारे जितने भी हैं वो आपके दामोदर के पर्यायवाची होते हैं। तो चलिए आज की सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे मिलते हैं अगले 15 क्वेश्चन के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।